सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका उपस्थित हूँ एक बार फिर आप सब लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि नियोजन क्या है और क्यों ज़रूरी है, पाठ योजना व शिक्षण योजना में अंतर, पाठ योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें और शिक्षण योजना का प्रारूप। तो आइए साथियों देखते हैं कि आखिर नियोजन है क्या और क्यों ज़रूरी है। साथियों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, एक हर छोटे कार्य से पहले हमारा एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को हम किस तरह से प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम हमेशा ही प्लानिंग करते हैं, चाहे वो रिटन में करें चाहे कोड में करें। क्योंकि बिना उद्देश्य के, बिना प्लानिंग के किया गया कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाता है। तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए नियोजन पूर्वक अगर उसे करते हैं, योजना पूर्वक स्टेप्स डिसाइड कर लेते हैं किस तरह से करेंगे, तो हमेशा ही उस कार्य को पूरा सफलतापूर्वक पूरा होने की संभावना ज़्यादा होती है। साथियों, एक बहुत अच्छी कोटेशन है, ये मेरे सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, मैरी कुशिंग नाइल्स की। नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम कार्य पथ का चुनाव करने एवं विकास करने की जागरूक प्रक्रिया है। आइए समझते हैं इसे। नियोजन क्या है? नियोजन किसी उद्देश्य को, यानी सबसे पहले एक उद्देश्य हमारे पास होना चाहिए। उद्देश्य के लिए ही नियोजन यानी प्लानिंग की जाती है। अब क्यों की जाती है? जिससे सर्वोत्तम रूप से हम उस कार्य को कर सकें। पद का चुनाव करने एवं विकास करने की, यानी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसमें से संसाधन है, नीतियां हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ों में से बेस्ट का हम चुनाव करें, यही प्रक्रिया नियोजन है यानी प्लानिंग है। और जागरूक प्रक्रिया है, यह है एक अर्थ इसका यह है कि ये एक एक्टिव लाइव प्रोसेस है। इसमें कहीं पर भी शिक्षक को आइडल नहीं होना है, हमेशा पूरी प्रक्रिया के दौरान शिक्षक जागरूक रहेगा। तो इस प्रकार प्लानिंग का उद्देश्य हम सबको क्लियर है कि प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, हमारा शिक्षण सफल हो इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्लानिंग करके चले, अपना पाठ जो भी प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं उसको नियोजित कर चलें, तो हमारा शिक्षण निश्चित ही प्रभावशाली व सफल होगा। तो आइए आगे देखते हैं शिक्षण योजना व पाठ योजना में अंतर। साथियों, ये जो मिशन प्रेरणा आया है हमारे पास, मिशन प्रेरणा में एक टीचिंग प्लान नाम से एक नई टर्म हमें बताई गई है। इस टर्म को कहा जा रहा है कि ये शिक्षण योजना यानी जो लेसन प्लान हम पहले बनाते थे पाठ योजना, उसका संशोधित या नया रूप है। तो सभी के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि दोनों में क्या अंतर है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। पाठ योजना व शिक्षण योजना में सबसे पहला अंतर है प्रारूप आधारित। दोनों का प्रारूप बिल्कुल डिफरेंट है। पाठ योजना का प्रारूप हम सबको पता है, हम बनाते हुए आए हैं। इसमें स्टेप्स होते थे, पहले सामान्य एंट्रीज होती थी, मार्जिनल एंट्रीज, उसके बाद सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, टीएलएम, उसके बाद प्रस्तावना, उसके बाद उद्देश्य कथन, उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण, फिर रिकैपिचुलेशन, इवैल्यूएशन, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी, होमवर्क, ये सारे स्टेप्स हुआ करते थे। लेकिन पाठ शिक्षण योजना का जो प्रारूप है वो इससे बिल्कुल अलग है। शिक्षण योजना के प्रारूप में सबसे पहले मार्जिनल एंट्रीज होंगी, उसके बाद हमारे लर्निंग आउटकम्स लिखे जाने हैं, लर्निंग आउटकम्स के बाद टीएलएम लिखा जाना है, टीएलएम के बाद हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है, और उसके बाद होमवर्क असाइनमेंट, गृह कार्य, और उसके बाद स्व आकलन। तो ये सारे स्टेप्स आधारित अंतर हुआ पहला पाठ योजना और शिक्षण योजना में। दूसरा अंतर देखें तो शिक्षण योजना में लर्निंग आउटकम्स का प्रयोग हुआ है। हम और पाठ योजना में हम लोग उद्देश्य लिखा करते थे जो कि टीचर सेंटर्ड होते थे, और जो लर्निंग आउटकम यानी सीखने के प्रतिफल हैं, सीखना आधारित अधिगम है,
उसके अनुसार हमें एलोज लिखने हैं। अब प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कि जो प्रकरण हमने सेलेक्ट किया है उस प्रकरण में कौन से लर्निंग आउटकम्स हम हमारे बच्चे शो करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, समय का निर्धारण। पाठ योजना में भी हम समय निर्धारित करते थे, 35 या 40 मिनट एक बार लिख देते थे, लेकिन शिक्षण योजना में अंतर यह है कि शिक्षण योजना में प्रत्येक क्रियाकलाप, प्रत्येक स्टेप के लिए एक समय निश्चित किया गया है, सुनियोजित किया गया है। इसमें समय का नियोजन ज्यादा दिखाई देता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमें लिमिट में, समय के लिमिट में बंध जाना है कि 5 मिनट की प्रस्तावना है, 5 मिनट का शिक्षण के प्रारंभ में दिया है तो 5 मिनट में ही समाप्त करना है। ये थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, लेकिन नियोजित करके इस हिसाब से चलना है कि 5 मिनट में समाप्त हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बिंदु अंतर का हम देखेंगे, सभी स्तर के बच्चों का ध्यान रखने की बात उसमें कही गई है। मतलब पाठ योजना में ऐसा कोई स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता था। हालांकि पढ़ाने के सामान्य नियम तो यही होते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षण योजना में इस चीज का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि बैठक व्यवस्था का भी उल्लेख शिक्षण योजना में, टीचिंग प्लान में किया जाएगा। किस समय, किस पॉइंट पर हम कैसे बैठक व्यवस्था यूज कर रहे हैं, एकल, छोटे समूह में या फिर बड़े समूह में, किस प्रकार से हम गतिविधि के अनुसार बैठक व्यवस्था चुनेंगे, जो कि 12 बॉक्स मैट्रिक्स में भी हम देख चुके हैं। इसके लिए, ये देखने के लिए आप ध्यान आकर्षण की वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके कि क्या है 12 बॉक्स मैट्रिक्स गतिविधि। ठीक है। इसके बाद गतिविधि पर इसमें बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। पाठ योजना में भी गतिविधि हम लिख सकते थे, वो इच्छा थी हमारी कि लिखे या ना लिखे, लेकिन टीचिंग प्लान में इस बात पर एक मुख्य एम्फेसिस दिया गया है कि हर टीचिंग प्लान में गतिविधि किसी भी बिंदु पर होनी ही चाहिए। जैसे हम प्रस्ताव, जैसे इंट्रोडक्शन में भी गतिविधि ले सकते हैं, आकलन के लिए भी गतिविधि हो सकती है, या कोई एक्टिविटी पाठ्य वस्तु को अभ्यास कराने के लिए वर्कशीट हो सकती है। किसी भी तरह की गतिविधि होनी आवश्यक है। तो इस तरह से ये एक बिंदु ये था। नेक्स्ट है आकलन पर बल। शिक्षण योजना में आकलन पर, यानी आकलन जो कि हम पहले भी देख चुके हैं पहले की वीडियोस में कि आकलन क्या है, बहुत स्पष्ट रूप से हम देख चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं आकलन और उसके प्रकार। तो आकलन जो है इसमें यूज किया गया है पॉजिटिव संदर्भ में, पॉजिटिव रेफरेंस में, कि आकलन एक रीइंफोर्समेंट, फीडबैक का काम करता है कि किस बिंदु पर हमारे बच्चों को सीखने में कठिनाई हो रही है, साथ साथ हम उन बिंदुओं को मेजर करते चलें, नापते चलें और उन गैप्स को फिल करते चलें। ये इसलिए इसमें एक कॉलम स्पष्ट रूप से जो है आकलन कर दिया गया है कि जो भी शिक्षक गतिविधि कर रहा है, जो भी क्रियाकलाप कर रहा है, जो भी प्रश्न कर रहा है, उसके साथ आकलन करता चले। आकलन जो है इसका स्वरूप बहुत ही व्यापक है। आकलन बच्चों के हाव भाव देखकर, बच्चों की एक्टिविटीज देखकर, किस तरह से बच्चे शामिल हो रहे हैं, किस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं, किस तरह से एक्टिविटीज कर रहे हैं, किस तरह से ब्लैक बोर्ड से नोट कर रहे हैं, हर चीज में बातचीत के दौरान भी आकलन किसी भी तरह से एक्टिविटी के द्वारा हो सकता है। और आकलन का उद्देश्य यही है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, वो प्रभावशाली हो, जो लर्निंग गैप है बच्चों के, वो लर्निंग गैप साथ साथ खत्म होते चले। तो साथियों, ये थे कुछ शिक्षण योजना व पाठ योजना में अंतर। तो आशा करती हूँ ये अब थोड़ा सा हमारी समझ एक विकसित हो गई है पाठ योजना, शिक्षण योजना में लेसन प्लान और टीचिंग प्लान में क्या डिफरेंस है। तो आइए आगे देखते हैं कि शिक्षण योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु कौन से हैं, जिससे कि हमारी शिक्षण योजना एक प्रभावशाली योजना बने और हमारा प्रशिक्षण भी प्रभावशाली हो। साथियों, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो अपने समय के साथ साथ उसकी कक्षा में जितने बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों का आप
40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 40 मिनट का टाइम जो है शिक्षक योजना में रखा गया है टीचिंग प्लान में। तो 4 इंटू 4 1600 मिनट्स, यानी इतने मिनट्स यदि हम यूज लेस कर दें, यानी कोई रिजल्ट ना निकले हमारी टीचिंग का, तो ये कितना बड़ा नुकसान है। इस नुकसान से बचने के लिए साथियों हमें टीचिंग प्लान की रूपरेखा तैयार करनी अत्यंत ही आवश्यक है। और कौन से बिंदु हम ध्यान रखें कि हमारा टीचिंग प्लान सक्सेसफुल हो, वो आइए हम देखते हैं लर्निंग आउटकम का चयन। सबसे पहले हमें अपने प्रकरण के अनुसार लर्निंग आउटकम का चयन करना है, उपयुक्त लर्निंग आउटकम का चयन करना है। दूसरा, उपयुक्त गतिविधि व सामग्री। लर्निंग आउटकम के अनुसार ही हमें गतिविधि कौन सी करानी है और उस गतिविधि के लिए हमें क्या TLM जरूरी होगा, या पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए हमें क्या TLM चाहिएगा, उसका हम सिलेक्शन करेंगे और अरेंज करेंगे। तीसरा है सभी बिंदुओं के लिए समय का निर्धारण। सभी बिंदु जो हम शिक्षण योजना में ले रहे हैं, सभी बिंदुओं के लिए स्पष्ट रूप से समय का निर्धारण करते चलेंगे, जिससे कि ये ऐसी परेशानी ना आए कि कभी कभी होता है कि हम एक गतिविधि कराने बैठे और उसमें ही पूरा समय निकल गया और हमने ठीक से उसका अनुमान नहीं किया था कि इस गतिविधि में कितना समय लगेगा। तो हम पहले अनुमान करके पूरा सही समय उसमें नियोजित करें। नेक्स्ट है सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता होनी आवश्यक है। हमें सबको पता है कि कक्षा में लगभग 4-5 स्तर के बच्चे होते हैं, तो सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित कर पाए, ऐसा हमें शिक्षण योजना में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है प्रगति तथा सतत आकलन। हमें सतत आकलन के लिए बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हर बिंदु पर कंटिन्यूअस जो है हमारा आकलन होते रहना चाहिए। आकलन जैसे मैंने पहले भी कहा किसी भी तरह हो सकता है, बहुत व्यापक स्वरूप है आकलन का। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन। अगर नियोजित करने के पश्चात भी हमारी कक्षा में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमें शिक्षण योजना में परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले कोटेशन में भी कहा था कि जागरूक प्रक्रिया है यह है, तो शिक्षक को हमेशा ही जागरूक रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उसमें चेंज कर सकें। नेक्स्ट है शिक्षण में रोचकता। साथियों ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। हमारे शिक्षण में अगर रोचकता नहीं होगी तो शिक्षण प्रभावशाली कभी भी नहीं हो पाएगा। हमारे शिक्षण में रोचकता का समावेश होना उतना ही जरूरी है जैसे कि आटे में नमक का होना जरूरी है, क्योंकि बिना नमक के आटे में कोई स्वाद नहीं आता। उसी तरह से शिक्षण में अगर रोचकता ना हो तो शिक्षण हमारा प्रभावशाली नहीं होता। तो साथियों ये कुछ बिंदु थे शिक्षण योजना तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य जो थे। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण योजना का प्रारूप। इसको स्पष्ट रूप से हम एक वीडियो के द्वारा पहले भी देख चुके हैं। शिक्षण योजना का प्रारूप डिटेल में देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मिशन प्रेरणा के अनुसार क्या है शिक्षण योजना का प्रारूप। एक बार मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि ये शिक्षण योजना का प्रारूप है। इसमें सबसे ऊपर मार्जिनल एंट्रीज दी गई हैं, उसके बाद लर्निंग आउटकम, फिर प्रखंड का नाम, फिर आवश्यक संसाधन, फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं जिनको 3 बिंदुओं में बांटा गया है, 3 चरणों में बांटा गया है। शिक्षण के प्रारंभ में 5 मिनट दिए गए हैं, शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट, शिक्षण की समाप्ति पर आकलन एवं समेकन के लिए 10 मिनट। इसके बाद असाइनमेंट है और इसके बाद स्व आकलन है। स्व आकलन में शिक्षक को अपना स्वयं का आकलन खुद करना है, जैसे कि किस बिंदु पर आज जो है जो शिक्षण योजना बनाई गई उसमें किस बिंदु पर कोई सुधार की जरूरत है, या कोई बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों ने दिया है, या फिर कुछ पॉइंट है जिसमें करेक्शन की जरूरत है। ये सारी चीजें शिक्षक स्व आकलन में लिख सकते हैं शिक्षण योजना के ऊपर। तो साथियों ये था आज की समझ के बिंदु। आशा करती हूँ हम सबको ही थोड़े थोड़े क्लियर होंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो फीडबैक मुझे भी ज़रूर दें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया फीडबैक ही मेरा मोटिवेशन है और मेरे को भी उत्साह देता है। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।